क्या हो गया? चले प्रीलिम्स के प्रीलिम्स डिस्कशन देख लिया करो। अभी डाला है मैंने राहुल, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से करके उसका मतलब होता क्या, देखो यूपीएससी में यदि हम 13 से लेके 25 तक का जहाँ से क्वेश्चंस आए उन टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कर लेना था। बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड या उसी टॉपिक से लेके घुमा फिरा के बनाता है, समझ रहे हो गया? चले, क्या विशाल बाबू? और टेस्ट दो। तुम्हारा भाई पूछ रहा था कि कितने मार्क्स आ रहे विशाल का, भेजना करके। तो स्कैन करके भेजो। मेंस का लिख ही नहीं रहे तो आज भेजोगे? हाँ भेजो, भेजो उसको। कौन सा वाला दिए हो? ठीक है, पेपर तो मैंने दे दिए थे लगभग। हिस्ट्री का भी दे देगा, 1-2 दिन वो चेक हो रहा है। हिस्ट्री वाला कब दिए थे? दिए हो? ठीक है। तो लेकिन मेरे को तो राहुल का मिला, मारा था विशाल का 2 ही। एक तो वो वाला था क्या, चार्टर एक्ट वाला क्वेश्चन, चार्टर एक्ट वाला? अच्छा पहले का है। अभी वाले 2 ही पेपर मिले थे मेरे को, 2 ही मैंने दिया हुआ है। किसी ने पूछना पड़ेगा इन लोग के कहाँ मेरिट कहाँ पे रखे इन लोग जो है, याद दिला दिया करो ना भाई। किसको दिए थे? किसको जमा, किसके पास? अदिति के पास। चलिए आगे सब लोग। तो कल की कोई समस्या है? कल हमने ओसनिक डिपॉजिट्स, महासागरीय निक्षेप, एक लास्ट टॉपिक आपका जो है ओशनोग्राफी का स्टार्ट किया था। इसकी डेफिनेशन हो गई थी, सोर्सेस हो गए थे आपके, स्रोत वगैरह, ठीक है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन हो गया था आपका जो है। इसी क्लासिफिकेशन में पेलेजिक निक्षेप में आए थे हम लोग। तो पेलेजिक निक्षेप हिंदी में यूपीएससी ने वर्ड दिया था अबुंद निक्षेप। तो अबुंद कुछ समझ में नहीं आएगा, अबुंद क्या होता है। तो हमने पेलेजिक निक्षेप स्टार्ट किया था। तो पेलेजिक निक्षेप में दो पॉइंट्स बताए थे या 3 पॉइंट्स बताए थे मैंने, कि अधिक गहराई में जो निक्षेप होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेलेजिक निक्षेप कहते हैं। और चूंकि अधिक गहराई में होते हैं तो लंबे समय तक अधिक गहराई में ऊपर से पानी का इतना दबाव है, फिर कुछ रासायनिक क्रियाओं आदि के कारण से जो पेलेजिक निक्षेप है वह कीचड़ के रूप में कन्वर्ट हो जाते, कीचड़ फॉर्म में हो जाते, मड फॉर्म में हो जाते, जिसे ही ज्योग्राफिकली टर्मिनोलॉजी में क्या कहा गया आपका जो है? ऊज कहा गया। तो ये ऊज याद रखना है। अब इस ऊज को भी जो है हमने डिवाइड किया हुआ है सिलिका और कैल्शियम की मात्रा या चूने की मात्रा के आधार पर, है ना। इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट चूना एवं सिलिका की मात्रा के आधार पर, इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है आपका चूना प्रधान ऊज, चूना प्रधान लाइमस्टोन बेस्ड या लाइमस्टोन या कैलकेरियस ऊज कहा जाता है हिंदी में। लाइमस्टोन या कैलकेरियस, कैल्शियम की अधिकता, तो कैलकेरियस ऊज कहा गया इसको इंग्लिश में जो है कैलकेरियस, चूना प्रधान ऊज। दूसरा है आपका सिलिका प्रधान ऊज, दूसरा है आपका जो है सिलिका प्रधान ऊज। तो कैलकेरियस करके हिंदी वाले भी याद रख लेंगे, कैलकेरियस ऊज करके दे देगा। और ये है आपका जो है सिल्सियस ऊज, सिलिका प्रधान सिल्कियस ऊज।
तो ये दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चूना प्रधान का मतलब क्या हो गया? चूने की मात्रा या कैल्शियम की मात्रा जिसमें क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये कम गहराई में मिलेंगे, क्योंकि चूना अधिक गहराई में जाएगा तो दबाव के कारण से घुल जाएगा। आई ना बात समझ में? तो ये कम गहराई में मिलते, और सिलिका जो है घुलती नहीं है तो अधिक गहराई में मिलेंगे आपका जो है। तो ये कम गहराई में, तो इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर? उसमें पाए जाने वाले जीवों के अवशेष के आधार पर, है ना, जीव अवशेष, जीवावशेष, फॉसिल्स के आधार पर। इसमें जो भी जीव की अधिकता के आधार पर इसको एक को कहा गया टेरोपाड। अब ये प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया है, बायोलॉजी से बोलो या एनवायरनमेंट से बोलो या कहाँ से बोलोगे नहीं कर सकते, लेकिन ये एनसीईआरटी में 6वीं क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास में दिया होगा। तो ये एक बार टेरोपॉड इकोसिस्टम में वर्ड दिया हुआ था। इकोसिस्टम में जो फूड चेन बनता है ना हमारा, फूड चेन में क्या होता है? खाद्यान्न श्रृंखला में सबसे पहले क्या होंगे आपके? जो प्लांट्स होंगे। सबसे पहले कौन से होते हैं आपके? प्लांट्स। प्लांट्स को खा करके शाकाहारी जानवर होते हैं, शाकाहारी को मांसाहारी और मांसाहारी को अमांसाहारी, राइट। सर्वाहारी नहीं आता चैन में, सर्वाहारी हम लोग आते हैं, ठीक है। उच्च मांसाहारी कहा जाता है जो सभी मांसाहारियों को खा सकता है लेकिन उसको कोई नहीं खा सकता है, उसको उच्च मांसाहारी, हाई कार्निवोर्स में रखते हैं। आ रही बस समझ में? सर्वाहारी एक कैटेगरी अलग है जो चैन से अलग रहती है, दोनों को खाती है। क्या? सर्वाहारी को ओमनीवोर्स, जो सब कुछ खा सकता है, घास फूस और जानवर दोनों खाता है। समझ में आया? तो चलो उसमें आएंगे। यहाँ पे बताने ही चाह रहा था कि प्लांट्स, कोई भी फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होगा, राइट। एक और भी होता है हालांकि जिसको हम लोग डिट्रिटस कहते हैं, वो अलग से आगे देखेंगे उसको जो है। लेकिन टेरोपार्ड से एक इकोसिस्टम में चेन स्टार्ट होती है। टेरोपार्ड दिया था वर्ड आपका, तो टेरोपार्ड नहीं पता तो उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो टेरोपार्ड आपके जो है ये मोलस्का जीव में आते हैं। इसके बाद आते हैं ग्लोबिज़रेना, एक है आपका ग्लोबिज़रेना। तो कैलकेरियस को भी जीवावशेष, मतलब उसमें जो जीव के अवशेष पाए जाते हैं उसके आधार पे दो भागों में डिवाइड किया है, टेरोपार्ड और ग्लोबिज़रेना। टेरोपार्ड जो है मोलस्का जीव है। ये क्या है आपके जो है मोलस्का जीव। मोलस्का एक कैटेगरी होती है बायोलॉजी में, कौन बताएगा? बायोलॉजी वाला कौन है भाई? बताओ। दुर्गा एंड विशाल, है ना। मोलस्का का एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे वो जिसकी हार्ड होता है ना ऊपर का, उस टाइप से कुछ आता है। ऊपर आपका जो खोल होता है, जैसे टिड्डा वगैरह इसमें आते हैं मेरे ख्याल से, एम आई राइट? ऐसी कुछ है ना? हाँ ठीक है, सीप वगैरह, हाँ। चलिए, तो मोलस्का, ये टेरोपार्ड जो है एक प्रकार के मोलस्का जीव है जो बायोलॉजी वाले हैं। तुम भी तो हो नासरीन, तो मोलस्का जीव क्या है बताओ? हाँ ठीक है। तो मोलस्का जीव है और इसमें चूने की मात्रा 60% या उससे ज़्यादा होती है। 60% से ज़्यादा होती है, 60% चूना होता है। और ये इसलिए जो है थोड़ा सा कम गहराई, 2000 फैदम तक की गहराई में मिलते हैं। 2000 फैदम तक की गहराई में मिलते हैं। हाँ, मोलस्का जी 60% कैल्शियम इसमें होता है आपका जो है 2000 फैदम की डेप्थ में मिलते हैं। 2000 फैदम है, फैदम मीटर नहीं है। एक फैदम में 6 फीट बताया था, और 1 फीट में जितना भी सेंटीमीटर मीटर हो, कैलकुलेट मीटर में भी कन्वर्ट कर लेना। 2000 फैदम को मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, इतना
मैथ्स वगैरह सीख लिए, पहले फीट में कर लो, फीट को फिर सेंटीमीटर मीटर जो भी मिलता है उसमें कर लो। तो कभी तो फैदम में दिया तो कम गहराई में मिलते हैं ये, ठीक है। चूने की मात्रा 80% होती है, ठीक है, 80% कर लेना इसको, 60% से ज़्यादा या 80% तक होती है, 80% तक। उसी प्रकार ग्लोबिज़रेना, ये भी आपका फोरामिनीफेरा जीव है, तो इसका बायोलॉजी नहीं होगा, वो बायोलॉजी में जो क्लासिफिकेशन है ना, फोरामिनीफेरा जीव। तो गूगल मार के एक बार फोरामिनीफेरा जीव में क्या आते हैं, अब बायोलॉजी वाले पढ़े हुए नहीं बता पा रहे तो फिर मैंने भी बहुत दिनों से बायोलॉजी नहीं पढ़ी है। आज तो फोरामिनीफेरा जीव में आते हैं, ये किस में आते हैं आपके जो है, फोरामिनीफेरा जीव, आया समझ में। और इसमें कैल्शियम या चूना होता है, 65% तक चूने की मात्रा होती है, और ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा गहराई में 2000 से 4000 फैदम के बीच गहराई में मिलते हैं, 2000 से 4000 फैदम की गहराई में मिलते हैं। इतना याद रखना है। तो ऊज क्या क्वेश्चन आएगा, ऊज क्या होता है, तो ऊज क्या है समझ में आ गया। इसको दो भागों में डिवाइड किया, चूना प्रधान जिसमें चूने या कैल्शियम की अधिकता होती है, इसको फिर से जीव अवशेष जिसमें जीव के ज़्यादा अवशेष, मोलस्का जीव ज़्यादा है, टेरोपार्ट कहते हैं उसको, फोरामिनीफेरा ग्लोबिज़रेना है तो ग्लोबिज़रेना कहते हैं, बस नाम ही याद करना है। आया समझ में। अब आ जाओ सिलिका प्रधान। तो सिलिका की मात्रा, इसके भी दो प्रकार है, एक रेडियोलेरियन, इसके भी दो प्रकार है, एक आपका जो है रेडियोलेरियन, बता रहा हूँ, हाँ ये भी, इसको भी जो है हाँ फॉसिल्स के आधार पर ही है, रेडियोलेरियन। जैद क्लियर हो रहा है ना, कहीं पे फास्ट वगैरह हो जाए तो बता दिया करो, एक रफ कागज रखा करो, लिख के बताया करो सर क्लास फास्ट हो रही है, ठीक है। रेडियोलेरियन ऊज, तुम भी दे रहे हो इस बार एग्जाम, नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा तो अटेम्प्ट 21 ईयर हो गई ना, तो भर दो एग्जाम, क्या है अटेम्प्ट तो ज़्यादा होंगे। 24 मई को एग्जाम पढ़ रही है, 24 को ही पढ़ रहे, 24 मई को है ना इस बार एग्जाम, तो संडे तुम्हारी कौन सी एग्जाम होगी। अरे वो तो ठीक है, तो यूपीएससी जाके दे देना, अटेम्प्ट तो तुम्हारे होंगे मेरे ठीक ठाक, हैंडीकेप के बेस पे थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं ना, कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, 9 अटेम्प्ट बहुत है। तो अभी साल 1.5 साल 2 साल से लगभग पढ़ रहे हो, है ना, मई तक लगभग 1.5 साल हो जाएंगे, तो जितना पढ़ा है उस बेस पे दे देना, तो तुम लोग की मेरिट कम जाती है, तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो आपका मेंस देने का मौका मिल जाएगा, है ना, आराम से निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि फोकस आपका तुम्हारा ठीक ठाक है, तो फोकस है तो निकाल लोगे आराम से उसका। आया समझ में। चलो आगे। तो एक है रेडियोलेरियन, रेडियोलेरियन ऊज, आया समझ में। और दूसरा है डाइटम, तो एग्ज़ाम भर दो, ठीक है, और दे भी देना 24 मई को, जितना पढ़ा हुआ उसके बेस पे निकल जाएगा, थोड़ा सा पढ़ाई अच्छे से करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, क्योंकि देखो ज़्यादा जितना लंबा खींचोगे वो फिर तैयारी मोनोटोनस होते जाएगी। 1.5 साल 1 साल तैयारी का टाइम लेकर के अगले 1 साल में देना, 21 ईयर्स हो गए तो देना स्टार्ट कर दो, तो फिर क्या हुआ, ज़्यादा आलसी हो जाता है ना आदमी फिर। ये आपका प्रोटोजोआ जीव है, ये क्या है आपका जो है प्रोटोजोआ जीव। प्रोटोजोआ में क्या आता है, कुछ मलेरिया वलेरिया का संबंध इससे है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, हाँ एल्गी नहीं, एल्गी तो आपका प्लांट्स में आएगा, ठीक है। प्रोटोजोआ मलेरिया वाले का कुछ संबंध होता है ना इसमें, हाँ ठीक है। तो प्रोटोजोआ जीव में आता है, राइट। और इसकी गहराई 2000 से 5000 फैदम तक, इसमें सिलिका की मात्रा आपकी जो है, ठीक है, परसेंटेज नहीं है, सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, 2000 से 5000 फैदम तक की गहराई में मिलता है।
2000 से 5000 फैदम तक की गहराई में। और फिर आ जाओ डाइटम। तो जो मैंने क्वेश्चन कहा था प्रीलिम्स में, डाइटम वर्ड यूज किया था, डाइटम। ठीक है, तो डाइटम जो है ये सूक्ष्म पौधा होता है, इस माइक्रो प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। क्या होते हैं आपके जो है स्मॉल या माइक्रो प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, सूक्ष्म पौधे, माइक्रो प्लांट्स। तो ये वाला वर्ड यूज किया था, टेरोपॉड नहीं किया था, डाइटम वर्ड यूज किया था। जाके क्वेश्चन देखना, इकोसिस्टम में आया होगा। ये आपका जो है चूंकि सूक्ष्म पौधा है तो अंदर गहराई तक तो नहीं मिलेंगे, 600 से 2000 फैदम तक की गहराई पर, 600 से 2000 फैदम तक की गहराई पर मिलते हैं डाइटम। तो इस तरीके से तो क्वेश्चन आया भी होगा, ओशनिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं, और उसमें जो है क्लासिफिकेशन वगैरह पूछा होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, कुछ घुमाने फिराने की संभावना। ये की टर्मिनोलॉजी वगैरह याद रखना, ठीक है नहीं। अब डाइटम ऊंच करके शॉर्ट नोट्स दे देगा तो क्या लिखोगे फिर? ये तो मैंने 2 ही पॉइंट बताए हुए हैं, तो फिर पूरा ऊंच का ही कॉन्सेप्ट डालना पड़ेगा आपको, समझ गया ना भाई? ऊंच क्या होता है, ऊंच की क्लासिफिकेशन किया, उसमें से एक प्रकार कौन सा है, डाइटम है, जो सिलिका प्रदान में आता है। तो इस तरीके से कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे पास कम होती है ना, सोचोगे कि उतने में 150 वर्ड कैसे कंप्लीट करें, तो फिर उससे जो ही जितनी शुरू से स्टार्ट करके किससे संबंधित जो टॉपिक है उसको जोड़ करके फिर उसको कवर करना है आपको। आ रहा है समझ में? ये ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपके जैविक निक्षेप में। तो जैविक निक्षेप मैंने बताया था आपको जो है कि उसके 2 भाग हो गए, एक आपका नेरेटिक एंड दूसरा पेलेजिक, है ना। पेलेजिक निक्षेप समुद्र में लगभग 75% जो है पेलेजिक निक्षेप मिलते हैं। महासागरों में 75% निक्षेप जो होते हैं वह क्या होते हैं आपके जो है महासागरों के 75% पेलेजिक निक्षेप होते हैं। आया समझ में? तो ये हो गया आपका जो है चलो आगे। तो ये जैविक निक्षेप हो गए। अब आ जाते हैं अजैविक। एक प्रकार क्लासिफिकेशन देखेंगे तो बच गया हमारा लास्ट वाला अजैविक। अजैविक बच गया। तो अजैविक निक्षेप जो है ये मुख्य रूप से अजैविक निक्षेप इनऑर्गेनिक, अबायोटिक, है ना, कुछ भी वर्ड यूज, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है या अबायोटिक भी हो सकता है वर्ड। तो इनऑर्गेनिक में क्या आएंगे, अजैविक का मतलब है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो है जो कंकड़ पत्थर, मलबा वगैरह जो होते हैं, मिनरल्स वगैरह के डिपॉजिट्स आएंगे। कौन आएंगे आपका जो है मिनरल्स डिपॉजिट, खनिज निक्षेप वगैरह आएंगे, खनिज तत्वों के निक्षेप, खनिज तत्वों का निक्षेप आएगा आपका जो है। कहाँ गायब हो गए थे भाई? अच्छा, तो अजैविक निक्षेप में क्या आते हैं आपका, मुख्य रूप से मैंने कहा जो खनिज तत्व वगैरह है ना, वो सब किस में आएंगे आपके अजैविक निक्षेप में आएंगे, जिसमें जीवन नहीं होगा। जीवन नहीं होगा तो कंकड़ पत्थर सब ये किस में आएंगे आपके, बालू वालू जो भी निक्षेप है ना, वो सब किस में आएंगे आपके जो है खनिज निक्षेप होंगे। कुछ बालू रेत वगैरह हो सकती है, बालू डिपॉजिट्स, सैंड डिपॉजिट्स हो सकती है आपकी जो है। आगे बस समझ में, ये सब अजैविक में आएंगे। और अजैविक निक्षेप भी जो है पेलेजिक निक्षेप में ही आएंगे। ये भी किस में आ जाएंगे आपके पेलेजिक। मतलब पेलेजिक को भी हम 2 भागों में डिवाइड सकते हैं, एक जैविक और एक आपका अजैविक, है ना। क्योंकि कंकड़ पत्थर मलबा जाके कहाँ जमा होगा, नीचे जाके गहराई में जमा होगा। तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, मुख्य रूप से जो पेलेजिक निक्षेप है, सॉरी अजैविक निक्षेप, और किस में आएंगे, पेलेजिक निक्षेप में ही आएंगे, निक्षेप के अंतर्गत ही आएंगे आपके जो है ना। आया समझ में?
अभी तक एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, पेलेजिक निक्षेप एक या दो बार रिपीट किया होगा क्वेश्चन। ऑप्शनल में सबसे अच्छी बात है कि 60-70% क्वेश्चन हर साल रिपीट मिलेंगे तुमको ज्योग्राफी में। कभी कान इधर से पकड़ा है, कभी कान इधर से पकड़ा है, उतना ही अंतर किया है, बाकी क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के रिपीटेड है, राइट। तो इस अजैविक निक्षेप में महत्वपूर्ण जो है आपका, उसको सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जो मिलता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल जो मिलता है अजैविक निक्षेप में, वो उसको रेड क्ले कहा जाता है, लाल चीका। लाल चीका कहा जाता है। क्ले को मृतिका या चीका, है ना, मृतिका या चीका कहते हैं। जो अत्यधिक बारीक कण बताया था ना, क्ले का मतलब बहुत ही बारीक कण वाला, मृतिका या चीका कहा जाता है। तो लाल है तो इसका फिर से लोहे के ऑक्साइड की अधिकता होती है। रेड क्ले में किसकी अधिकता होती है? लोहे के ऑक्साइड की अधिकता होती है। चलूं आगे। और इसमें एल्यूमिनियम के सिलिकेट भी पाए जाते हैं। लोहे के ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम के सिलिकेट, सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स। टाइपिस्ट में नहीं मिल रहा यार, तुम लोग का नोट्स देख रहा बाकी है। अचानक से टाइपिस्ट की कमी हो गई है, समझ गए? तो टाइपिस्ट टाइपिंग की दुकान खोल लेते एक, तो भी नहीं आएंगे बच्चे लोग। स्किल डेवलपमेंट कोई करना ही नहीं चाहता। मैं अपने घर में भी कई सारे लोग हैं, कुछ खाली पीली इधर उधर टाइम पास कर, कुछ कर लो भाई तुम लोग, कंप्यूटर सीख लो, वो सीख लो, वो कुछ नहीं मानते। माई लाइफ माई, मतलब जो मेरे भतीजे है, भतीजे है, कोई वैल्यू नहीं है मेरी। तुम लोग 1 लाख दे करके मेरे साथ पढ़ रहे हो, वो फ्री में पढ़ना है तो फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, बोलते ना घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, एक तो ईगो आता है, पता नहीं ये ईगो जो और ज़्यादा होता है रिलेटिव्स में, ठीक है, समझ गए ना भाई, ईगो भी आ जाता है बहुत ज़्यादा। ये कब समझ में आएगा? 10 साल बाद समझ में आएगा, जबकि शायद चाचा कहा करते थे या वो कहा करते थे, तो उस समय रियलाइज यदि सोचेंगे तो वो भी नहीं होगा रियलाइज, नहीं तो क्योंकि सोचते ही नहीं है, ठीक है ना। एनीवे, तो यहाँ पर लोहे के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स, ये सब भी पाए जाते हैं, है ना। इसका एक मैप होना चाहिए, एक पूरा का पूरा आपका जो है ओशिन्स में, हिंद महासागर वगैरह में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल मिलता है पेलेजिक निक्षेप में, वो किसका मिलता है बताया मैंने? रेड इसका ही मिलता है, लाल चीका का। सब सर्वाधिक क्षेत्रफल पेलेजिक निक्षेप में किसका मिलेगा? तो आपका रेड क्ले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड ओशियंस। मैप मिलना चाहिए, उसका थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन बता दूंगा तो काम आ जाएगा। ठीक है, रेड के लिए आपका 31% पूरे ओशियंस का लगभग क्या मिलता है आपका जो है वर्ल्ड्स ओशियन बेसिन्स में मिलते हैं 31%। ये डेटा डाल देना। पैसिफिक ओशियन में आपका ये लिखा हुआ है 49%, अटलांटिक में है 26, और इंडियन ओशियन में कितना है आपका? तो ये डेटा भी डाल दो, काम आएगा कहीं पर। चलूँ आगे, लिख लिया। ओवरऑल जो है रेड क्ले का पूरे वर्ल्ड के ओशियंस में कितना परसेंट है? 31। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पैसिफिक 49%, अटलांटिक 26 और 25, इंडियन ओशियन। क्लियर है? मैप है कोई?
क्ले टेरिजोनस सिल्केरियस कैल्केसुज। तो ये जो क्ले वाला जो दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ऑरेंज या येलो जो भी बोल लो, तो ये एक थोड़ा सा बता देना, क्योंकि मेरे ख्याल से कहीं पूछा उछा है कि रेड क्ले जो है ओशिनिक डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे किस किस रीजन में है। तो वर्ल्ड का मैप बना के जो ऑरेंज वाला दिख रहा है, बाकी किनारे किनारे तो टेरेजिनस हो गए, स्थल जात, क्योंकि स्थल से जो चीज़ें आएंगी वो मुख्य रूप से कहाँ पर ज़्यादा मिलेंगी, मग्न तटों पर ही मिलेंगी, किनारों पर मिलेंगी। तो टेरेजिनस तो हो गया पूरा तट के साथ साथ, उसमें कोई वो नहीं है। ये सिल्केरियस सूज हो गया, कौन सा वाला, ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का मुख्य रूप से कहाँ दिख रहा है, साउथ सदर्न ओशन में दिख रहा है, इधर इंडियन ओशन में दिख रहा है। इस मैप को देख के थोड़ा सा बना लीजिए। कैल्केरियस ऊज दिख रहा है आपका ब्लू कलर वाला, तो ब्लू कलर का कैल्केरियस ऊज। एक रफ बना के मोटा मोटी बता दो कि हाँ पैसिफिक ओशन में ये सब डेटा हमने अभी देख ही लिया। 49% पैसिफिक ओशन का रेट क्ले मिलता है और दिख ही रहा है आप लोग को। आया समझ में? कुछ गिर गया। बनाओ जल्दी बनाओ। तो ये ओशनोग्राफी का चैप्टर आज, तो कहीं पे कठिन लगा नहीं लगा होगा क्या राहुल? मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा रटना हो या बहुत ज़्यादा समझना भी हो, ऐसा भी नहीं है। सिंपल से कॉन्सेप्ट है। क्या विशाल, हिंदी लिटरेचर भी पढ़ा है तुमने थोड़ा बहुत, हिस्ट्री भी पढ़ने की कोशिश की, उसको ज्योग्राफी पढ़ रहे तो लग रहा है कि उनकी तुलना में कंपैरिजन टू ठीक है। हालांकि इसके लिए मेरा भी योगदान है, यदि मैं अच्छे से कोई नहीं पढ़ा इतना तो आसानी से ज्योग्राफी कवर नहीं हो गया। वो मेरे पिछले 15-20 सालों का जो अपना खुद मेहनत और अनुभव है पढ़ाने का, उसके कारण से आसान लग रहा होगा। ठीक है। और जितनी दिल्ली में भी जब मैं था तो जो बच्चे कहीं और भी पढ़ते थे और मेरे पास पढ़ते, उसके बाद कंपेयर करने के बाद बताते थे कि आपका पढ़ाने का तरीका ईजी और वो चीज़ें है करके, तो मेहनत करके मैंने पढ़ाई थी। दिल्ली छूट गए, फिर से दिल्ली के दर्शन करने पड़ेंगे बीच में। इस बार फिर दिल्ली जाके कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह वहाँ पे, तभी रिजल्ट कहाँ से आएगा मेरे पास, तुम लोग दोगे, लेकिन यहाँ पे देने वाले ही कम है, इसलिए फिर से दिल्ली जाके अभी एक व्यवस्था करूँगा वहाँ पे टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स वगैरह की। चलूँ आगे, बन गया ठीक है, बाकी गूगल में डाल देना तो आ जाएगा। एक मोटा मोटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि किस तरीके से ओसनिक डिपॉजिट्स में कहाँ कहाँ पे किस प्रकार पेलेजिक डिपॉजिट्स में मुख्य रूप से ये सब मिलते हैं। तो ये आपका एक टॉपिक आपका ख़त्म होता है, हो गया। इसी में सबसे ज़्यादा जो सीक्वेंस लिखना चाहेंगे तो सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा रेड क्ले मिलता है,
सबसे ज़्यादा कौन सा है आपका हमारे पास? रेड क्ले। सेकंड नंबर पे है ना, पेलेजिक डिपॉजिट्स में बात करें, पेलेजिक डिपॉजिट्स की बात करें तो रेड क्ले, फिर ग्लोबिजरेना, फिर किसका है आपके सेकंड नंबर? ग्लोबिजरेना। फिर उसके बाद डाइटम है, थर्ड नंबर डाइटम। फोर्थ नंबर आपका रेडियोलेरियन, रेडियोलेरियन। और फिफ्थ नंबर है टेरोपार्ट, टेरोपार्ट कम है। भाई जितना पढ़ा रहा हूँ उसी बेस पे आपका नेट जीआरएफ क्लियर हो जाएगा। यदि आप ज्योग्राफी हमें कर लेते हो, जितना पढ़ा दे रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको 2 टॉपिक अलग से पढ़ने पड़ेंगे, 2 या 3 टॉपिक, कार्टोग्राफी और थिंकर्स थॉट्स, और एक आध टॉपिक ऐसी मिसलेनियस होगा जो डेटाबेस। इससे आपका ज्योग्राफी हमें करने के बाद नेट जीआरएफ भी आसानी से क्लियर हो जाएगा, जितना मैंने पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट दे दिया उसके बेस पे। इसलिए मैं कहा कि जहाँ पे भी मौका मिलता है एमए में ज्योग्राफी करने का मौका मिल रहा है, कर डालो। बहुत ज़्यादा उसमें टाइम एक्स्ट्रा देने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, लंबे समय से तैयारी का थोड़ा बहुत, और ये सब मैनेज करना भी सीखना पड़ेगा, है ना। जो वर्सेटाइल होता है वही ज़्यादा सक्सेसफुल है। जैसे मैं लिमिटेड था, मुझे बाहर घूमना, तुम लोग सोचते हो ना कि बाहर जाऊँगा तो टाइम वेस्ट होगा, लेकिन उतना निकालना पड़ेगा। जैसे मेरे साथ में थे, तैयारी करते करते उन्होंने कहीं से एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, तो यूपीएससी में नहीं हुआ तो एक कहीं आज असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह अच्छी पोस्ट में हैं उन लोग, गवर्नमेंट जॉब है। मतलब मैं भी ठीक हूँ, लेकिन सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में है ना। मेरे यहाँ एडमिशन नहीं होंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा, सोचना पड़ता है। लेकिन उनको नहीं सोचना पड़ता, काम करे चाहे ना करे, एक बार गवर्नमेंट का दामाद बन गया तो पेमेंट आते रहेगी। तो और असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी, और बाद में फिर आप उसी में पीएचडी करके आगे बढ़ गए तो प्रोफेसर बन गए, तो आगे भी आप यूपीएससी के चेयरमैन वगैरह बन सकते हो। यूपीएससी पहुँच रहे हैं ना भाई, तो रास्ते कई है। तो थोड़ा सा इसलिए मैं सलाह जो देता हूँ अपने अनुभव के आधार पे देता हूँ, क्योंकि यूपीएससी के साथ साथ उसी रास्ते में दूसरी मंजिल मिल रही है तो लेने में क्या बुराई है। तो थोड़ा सा कहीं से मिल जाए एमए ज्योग्राफी वगैरह करने का तो कर लेना, जितना पढ़ा देना उससे आपका नेट जीआरएफ भी क्लियर हो जाएगा, इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गया आपका। और कोई टॉपिक बचा है क्या? कंप्लीट है राहुल? क्वेश्चंस लाए हो? लाओ। कौन सा वाला? 50। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरल ब्लीचिंग, इट्स रिकवरी एंड माइक्रो एल्गल रिजाइम शिफ्ट ड्यू टू दिस प्रोसेस। ठीक है, इट्स रिकवरी तो बताया था कि पुनर्जीवन पाया जाता है इनमें जो है। ठीक, हाँ हाँ, वो 2 लाइन बता देता हूँ। ठीक है, इन माइक्रो एल्गल रिजाइम, तुम लोग खुद सोचो उसका महत्व क्या, उसने डिपोजिट से क्या महत्व हो सकता है। तो इट्स रिकवरी एंड माइक्रो एल्गल रिजाइम शिफ्ट ड्यू टू दिस प्रोसेस। तो माइक्रो एल्गल रिजाइम, इसका हिंदी वर्ड क्या होगा भाई? जो सूक्ष्म एल्गल का मतलब है शैवाल वाले होगा ना आपके, जो है रिजाइम शिफ्ट ड्यू टू दिस प्रोसेस। तो इसमें कोरल ब्लीचिंग में ही पहले क्या होता है, शैवाल ही जो है नुकसान होता है। शैवाल ही क्या होते हैं पहले, उनका हरा कलर व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता है, व्हाइटिश होते जाते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो इसी को शिफ्ट के रूप में लिखा हुआ। तो ये वाला मेरे ख्याल से वही आएगा, माइक्रो एल्गल रिजाइम शिफ्ट्स, कि शैवालों में भी क्या होता है आपका जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इससे क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, सिम्बायोसिस है। तो कोरल्स को नुकसान, शैवाल एल्गल का नुकसान हुआ तो कोरल्स को नुकसान हुआ, कोरल्स को नुकसान होगा तो फिर शैवाल्स भी क्या होंगे, कम होते जाएंगे, क्योंकि कोरल्स उसको क्या देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं। तो उसी को यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है, माइक्रो एल्गल रिजाइम शिफ्ट्स, कि कोरल ब्लीचिंग के कारण से फिर माइक्रो एल्गल उनका भी क्या होता है आपके जो है विनाश होने लगता है। तो उधर की ओर शिफ्ट हो जाता है, एल्गल विनाश की ओर भी शिफ्ट होने लगता है, क्योंकि कोरल रिफ्स खत्म होंगे तो एल्गल उसी पर डेवलप हो रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे आपके जो है। तो उस बेस पे उसका आंसर लिखना है, तो वो वाला आएगा। और कोई क्वेश्चन बाकी बन जा रहे? चलिए गुड। जैद है कोई क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव वाले भी देख लेना तुम लोग भाई, रोज कम से कम जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस तो देख ही लिया करो। देख लिए? सब बन गए?
कुछ कुछ बने, पूरा क्यों नहीं बने? जो नहीं बने उसको लेके आना चाहिए। आकांक्षा, ठीक, ठीक है। ये थोड़ा सा तो ओशनोग्राफी का, इसके अलावा भी मिसलेनियस कुछ होंगे तो देखेंगे। अभी मैं ओशनोग्राफी का भी पूरे जितने क्वेश्चन मेंस में आए हुए उसकी एक सीरीज बना दूंगा। अभी इस साल मैं थोड़ा सा ऑनलाइन फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ, ऑफलाइन अपने आप को फ्री करके, ताकि थोड़ा सा ऑनलाइन भी दिखेंगे तो बिकेंगे। तो थोड़ा अपने ग्रुप सर्विस या जितने भी फ्रेंड्स हो गए थोड़ा सर्कुलेट कर लेना भाई, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा? रीच बढ़ेगा, तो कर भला तो हो भला, ठीक है। तो हमेशा दूसरों की भलाई सोचते रहो तो तुम्हारा भला खुद का होते रहेगा। प्रैक्टिकल थॉट से प्रकृति का नियम है ना। अभी तक जो मेरा अनुभव करता है, भगवान का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो दोगे वही वापस आएगा। और प्रकृति ही मेरे ख्याल से भगवान है और कुछ नहीं है इसके अलावा। कि प्रकृति अपने आप ऊर्जा का, जैसे अब फूल सुबह खिलता है शाम तक मुरझा के अपने आप गिर जाता है, यदि हम उसको तोड़ रहे हैं तो वो उसके प्राकृतिक क्रिया में बाधा डाल रहे हैं। तो उसके लिए भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत है उस पेड़ से, है ना। भगवान को चढ़ाने के लिए यदि फूल भी तोड़ रहे हैं उसकी प्राकृतिक क्रिया, क्योंकि उसमें भी जीव है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। आपके जगदीश चंद्र बोस ने प्रूफ कर दिया था कि प्लांट्स में भी क्या पाया जाता है, भावनाएं पाई जाती है। हाल के पूरे रिसर्च यही कहते हैं। अब मैंने तुमको एक्सपेरिमेंट करने कहा था कि 2 पौधे उगाना घर में, एक को रोज़ गाली देते हुए पानी डालना और एक को प्यार से पानी डालना, अलग अलग रखना दूर दूर कि वाइब्रेशंस इधर गाली दे तो उसके पास ना पहुँचे। समझ गया ना भाई? तो एक्सपेरिमेंट करके खुद देख लो कि प्लांट्स में भी भावनाएं होती है, जो प्यार से उगाओगे जल्दी से उग जाता है। जैसे मेरे घर में तुलसी का पौधा नहीं पनप पा रहा है, क्यों? क्योंकि मैडम और मेरे में किसी में आदत नहीं है कि रेगुलर उसको पानी दे पूजा करके, है ना। तो कहीं ना कहीं वो पनपना मुश्किल हो जाता है उसको, क्योंकि हम प्लांट तो उगा दिए लेकिन उसको रेगुलर हम उसकी केयरिंग नहीं कर रहे। केयरिंग में पानी डालना भी शामिल, लेकिन पानी के साथ उसके साथ हमारी क्या है, थॉट्स जुड़े हुए कि हम उसके केयर भी कर रहे हैं। तो जो ज़्यादा केयर, जैसे मेरे घर में पापा है, रोज़ पानी डालना ही डालना, दुनिया जाए तेल लेने, ट्रेन छूट जाए, लेकिन वो पूजा पाठ करके निकलेंगे घर से तो पूजा पाठ करके निकलना है, भले ही ट्रेन छूट जाए, वो उनका रूल्स है, ठीक है। बाहर जाएंगे कि रुकते नहीं है, मजबूरी में कभी रुकना पड़ गया तो वहाँ पे भी पूजा पाठ करने का रास्ता ढूंढेंगे वो पहले। तो उसके कारण से मेरे घर में कभी तुलसी का पौधा मरा नहीं, अब मेरे घर में कभी उगा नहीं। तो मैं पहले सोचा कि सनलाइट्स बहुत सारी प्रॉब्लम वो भी हो सकती है, तो उसको भी मैंने दूर किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी वो ठीक से पनप नहीं पा रहा, तो फिर बाद में समझ में आया कि हम दोनों में से कोई उसको ध्यान दे के केयरिंग नहीं कर पा रहे प्रॉपर। उसको शाम को दिए भी जलाते तुलसी चौरे में, वो भी नहीं जला पा रहे, ठीक है। मैम करती है कभी कभी, मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ ठीक है, तो आदत नहीं है, तो इसके कारण से तो कहीं ना कहीं जो आपकी थॉट्स है, जितना उसको पॉजिटिव रखोगे हर एक चीज़ के प्रति। ये मत सोचो कि नास्तिक लोग भी बहुत, नास्तिक का मतलब है कि जो गलत काम कर रहे वो लोग अच्छा तरक्की कर रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, वो सिर्फ दिखावा है। अंदर की इनर पीस कितना है ना। जैसे मैं कल एक बहुत बड़े बीजेपी लीडर है यूपी का, नाम नहीं पता, एक पता नहीं जो भी एक सैनिक था, भूतपूर्व सैनिक था, कुछ भी गाड़ी से टकराया, व्हाटएवर जो भी हुआ होगा, अब वो पावर का नशा इतना था कि उसको इतना मारे कि वो शायद मर भी गया, ठीक है। तो सोशल मीडिया में कल देख रहा था मैं, तो वो पावर का नशा था, ठीक है। उसको अब ठीक है उसने कुछ भी गलती की हो, लेकिन आप इतनी इंसानियत, इतना आप में पेशेंस नहीं है कि उसको ठीक है थोड़ा सा गुस्से में 2-4 थप्पड़ मार दिया, वहाँ तक भी सही है, लेकिन उसको इतना मार दिए कि वो एकदम बेहोश टाइप का हो गया था, बाद में बचा नहीं बचा नहीं पता। तो ये कहीं ना कहीं क्या पावर का नशा बोल दो, आ रही ना बात समझ में। दोनों, उसका बेटा भी साथ में था, तो क्या मज़ा आता है, एकदम बेहोश हो गया, उसको भी लात मारे जा रहे हैं उन लोग, तो क्या मज़ा आ रहा है उसमें। तो हम कितने इनसेंसिटिव हो गए हैं, हमारा समाज। और सिर्फ किस कारण से कि सेंसिटिविटी, समाज में जो सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है, क्योंकि हम सिर्फ किसको सक्सेस मान के चल रहे हैं, पद पावर प्रतिष्ठा को सक्सेस मान के चल रहे हैं।
पावर है, पद है, पैसा है, इसी को सक्सेस मान के चले लाइफ में। और इस कारण से पूरी संवेदनशीलता, और पैसे कमाने के लिए किसी का जान भी लेना पड़े, किसी को नुकसान भी करना पड़े तो हम हिचकते नहीं है। तो संवेदनशीलता कहीं ना कहीं निरंतर कम होते जा रही है हमारे समाज के। आप भी देख सकते हो आसपास छोटी छोटी बातों पे, जैसे कल किशन बता रहा था कि उसके कोई रिलेटिव्स है, उन्होंने बड़ी मेहनत से घर बनाया, बाजू में दूसरे का घर था, किसी ने उसके घर से कुछ एक छोटा सा पेड़ का डंठल तोड़ दी, जिसने है वो तोड़ा भी नहीं, उनको लगा कि पड़ोसी ने तोड़ा है, हथियार लेके उसके घर पहुंच गए, सिर्फ इसलिए कि पेड़ का किसी ने डंठल तोड़ दी। ठीक है, तो मैं बोले अब उसके बाद रोज अब वो मारे भी उसको, उसके बाद वो रोज धमकी देते हैं, तो बेचारा घर बेचने की सोच रहा है डर के कारण से। अब वो जो है वो थोड़ा सा वही गुंडागर्दी दबंग वाले लोग रहे होंगे, जबकि एक दूसरा पर्सन आके बोला कि इसने नहीं तोड़ा है, मैंने तोड़ा है, वो भी बता दिया उसको, उसके बाद भी उसके पीछे पड़े हुए, और उसको तो 2 थप्पड़ मारे उसको जिसने बताया तो उसको भी मारे, बोले कि उसको दूसरा ब्लेम कर दिया कि वो पेड़ तो और है, कुछ और ब्लेम करके उसको। तो कहीं ना कहीं हम लोग सोचने समझने की क्षमता लोगों में क्या होती जा रही है। तो ऐसे कई सारे केसेस, थोड़ा सा न्यूज चैनल उठा के देख लो तो दिन भर में क्या क्या हो रहा है, एक बित्ता जमीन के लिए से लेकर के। कल दिल्ली का भी एक केस देखा होगा आपने, जो वो प्रॉपर्टी के चक्कर में किसी ने किराए में जिम दिया था, उस जिम वाले ने उसके घर वालों को, जो मेन मालिक है, उसी को खाली करने बोला, तो उसी को हस्बैंड वाइफ दोनों को खूब पीट के पीटा है उन्होंने, जो है समझ रहे हो। तो ये सब समाज, ये सब क्वेश्चन सोसाइटी के समस्याओं में आएंगे आपके, ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहना। चलिए, तो हो गया ओशनोग्राफिक कंप्लीट है राहुल, कोई क्वेश्चन डाउट वगैरह? तो जितने भी है ऑब्जेक्टिव मेंस सब सॉल्व कर लेना। हाँ ठीक है, कौन सा ये वाला? हाँ, ये हालांकि एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्ड एट रिड्यूसिंग ओशन पोल्यूशन? ये मार्पोल कन्वेंशन आएगा। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग, उसमें पढ़ाऊंगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन पढ़ाऊंगा ना, तो ओशनिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मेरीन मार्पोल कन्वेंशन हुआ था आपका, तो वो मार्पोल कन्वेंशन उसमें आएगा। ठीक है, ओशनिक, इसमें तो मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा दिया, समुद्री प्रदूषण वगैरह डिटेल नहीं पढ़ाया था, हालांकि नोट्स दूंगा उसमें, ऑप्शनल वाले में लिखा हुआ है मार्पोल कन्वेंशन। तो ये मार्पोल कन्वेंशन का संबंध है मेरीन पॉल्यूशन कन्वेंशन, ये समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए, ये मेरे ख्याल से हुआ था आपका मार्पोल कन्वेंशन जो हुआ है, ठीक है, 1992 के आसपास। और कोई क्वेश्चंस? क्वेश्चन जरूर लाया करो और देखा करो, खुद का फायदा होगा, सिर्फ क्लास करने से सिलेक्शन नहीं होगा। आया समझ में? प्रॉपर तैयारी करने का तरीका यही है। पिकनिक का प्लान नहीं बन रहा है, वहाँ एक 1 डे का बना लो, नहीं बन रहा है तो ज़्यादा लोग चले जाएंगे। 1973 में हुआ था, ठीक है, मार्पोल कन्वेंशन, मैरीन पोल्यूशन कन्वेंशन, समुद्री प्रदूषण समझौता हिंदी में कहते हैं कन्वेंशन, समझौता, या और क्या बोलेंगे कन्वेंशन को, सम्मेलन। समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1973 में अडॉप्ट किया गया था। 1978 में संशोधित किया गया, 1983 में इन्फोर्स में आया। ये आपका जो है मार्पोल कन्वेंशन 1973 में, फिर 1978 में अमेंडेड, संशोधित किया गया, और 1983 में ये आपका इन्फोर्समेंट में आया, का मतलब हो गया लागू हुआ। और ये है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एडमिनिस्टर्ड है। एडमिनिस्टर्ड का मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है ना, मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो तो वो नहीं है,
अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन के द्वारा जो है प्रशासनिक या उसके निर्देशन में कर सकते हो। उद्देश्य वही है कि समुद्री प्रदूषण को कंट्रोल करना है कि नहीं। समुद्रों में जो हम लोग जाके कचरा फेंक देते हैं, जो भी वेस्टेज है जाके समुद्र के अंदर डंप कर देते, ऑयल वगैरह माइनिंग करते, ऑयल जो शिप्स वगैरह उनका दुर्घटना वगैरह के कारण से रिसाव होता है, इन सबको कंट्रोल करने का उद्देश्य, उसको कम करने का उद्देश्य रहा है। आया बस समझ में। तो ये हो गया आपका मार्पोल कन्वेंशन, ठीक है। तो ये आपका एक बार आया था, तो इसको मैं नोट्स में दिया होगा वैसे, और बाकी एनवायरनमेंट में और पढ़ाता है इसको मैं। तो ये हो गए आपके। तो सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन वाले समुद्र है उसमें है बाल्टिक सी, मेडिटेरेनियन सी, प्रदूषित समुद्रों में सबसे ज़्यादा में आता है बाल्टिक सागर, मेडिटेरेनियन सागर, भूमध्य सागर, ब्लैक सी, काला सागर, रेड सी, लाल सागर, और अंटार्कटिक वाटर्स, अंटार्कटिका वाला का आसपास का क्षेत्र। और भारत भी इसका सिग्नेटरी है। भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, भारत भी इसका सिग्नेटरी है, भारत ने इसमें साइन किया हुआ है, ठीक है। और मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1953 के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया है। भारत जो है इसका सिग्नेटरी मतलब हस्ताक्षर किया भारत ने भी जो है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, यानी पुराना है लेकिन इसी के तहत उसको क्या कर दिया उन्होंने जो है लागू किया है। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के तहत लागू किया गया भारत में। आया समझ में। तो ये आपका मार्पोल कन्वेंशन हो गया। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या? तो अभी प्रीलिम्स वाले जो भी मैंने डेली अभी कुछ प्लान किया हुआ डेली डालूंगा वीडियो, उसको देख लेना, उसमें अच्छे से रिलेटेड टॉपिक्स एमसीक्यूज जो पूछा हुआ है ना, उससे रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व भी करना है, रिवीजन भी करना है। और कोई क्वेश्चंस? तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे मेंस के हो। चलूँ मैं फिर? चलिए, तो यदि पिकनिक का 1 नाइट वाला प्लान नहीं बन रहा है तो 1 डे का ही